बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। वज़ीर-ए-आज़म के असेंबली फ्लोर और अदालती बयान में तजाद, जद्दा स्टील मिल्स के लिए पैसा कहां से आया, मियां शरीफ से फ्लैट्स बराह रास्त पोतों को कैसे मुंतकिल हो गए, कतरी खत की कानूनी हैसियत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीक्स केस में रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का केस अखबारी तराशों पर नहीं, सोने में खोट न डालें। शरीफ खानदान के बारे में अखबारों में छपा दुरुस्त मान लें तो क्या वो भी ठीक तस्लीम कर लें जो 30 साल से इमरान खान के खिलाफ शाया हो रहा है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। पहले कतरी शहजादे का खत, अब वजीर आजम के बच्चों की ट्रस्ट डीड सामने आ गई। झूठ पकड़ा गया, स्टील मिल खसारे में थी, पैसा था नहीं तो लंदन में सरमायाकारी कहां से हुई। केस चल रहा है लेकिन हमारे हिसाब से आज केस खत्म हो गया, इमरान खान का दावा। पीटीआई ने नई राम कहानी सुनाई, वजीर आजम की तकरीरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अदालत अखबारी तराशों पर फैसला नहीं करती, नवाज शरीफ पीटीआई के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे, लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। पीपल्स पार्टी का 49वां यौम तासीस और बिलावल की पार्लियामेंट में आने की तैयारियां। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर का किरदार निभाने को तैयार हैं? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज के लिए तैयारी पकड़ ली। भारत से धागे और कपड़े की दरामद पर पाबंदी, बिजली और गैस की कीमत कम करने का मुतालिबा। मुतालिबात न सुने गए तो हर मंगल को एहतजाज होगा, एप्टमा का ऐलान। उधर घी मिल्स एसोसिएशन का भी गैर जरूरी सैंपलिंग के खिलाफ एहतजाजन मिल्स बंद रखने का फैसला। शम सबसे पहले आपको, हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन को और तमाम मुसलमानों को जो पूरी दुनिया में बसते हैं उन सबको रबीउल अव्वल मुबारक हो, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। चलिए, खैर मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ़ लाए इस दुनिया में और इसी महीने में रुखसत हुए, और ये महीना जो है उनको सलाम भेजने का, उनको दरूद भेजने का महीना है, और मुसलमानों को इसका आगाज़ मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल को हमारे इरफानुल हक साहब ने वादा ले रखा है कि वहाँ उनके यानी उनकी खानकाह कह लें में हाज़िरी देना है। हाँ, वो भी पेंडिंग है और उनके साथ ये दिन जो है मनाना है। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पर। जेलम। अच्छा सर, अब आ जाते हैं पनामा केस के हवाले से। आज 7वीं समात बनती है अगर गिनती की जाए तो उसमें पीटीआई के जो वकील हैं नईम बुखारी साहब, आज उनकी पहली पेशी थी बहैसियत लीड वकील, तो वो आज पेश हुए। उन्होंने आर्गूमेंट्स भी किए। अगली पेशी में भी उन्होंने 35 वक्त तलाल चौधरी साहब ताना दे रहे थे, वो सब कुछ सुनाते हैं। तैयार आज माल अदाकार रख लिया, हाँ जी, वकील बदल के। हाँ जी,
तो एंकर भी वैसे कह सकते थे। तो वो आज हुआ ये है कि उनके जो दलाइल हैं वो अगली समात में भी उनका 35 मिनट का मजीद वक्त दिया, उसके बाद फिर शेख साहब की बारी आएगी अगली समात में जो 6 दिसंबर को होगी। यानी 35 मिनट मजीद वो और लेंगे, दलाइल मजीद अपने दरकार देंगे नईम बुखारी साहब। बिल्कुल। उसके बाद फिर शेख साहब होंगे, हाँ, फिर सलमान साहब होंगे, सलमान भट्ट साहब जी, जो वजीर आजम के वक्त। हाँ जी। तो आज सबसे पहले हम शुरू ये करना चाह रहे हैं कि जजेस ने क्या कहा, रिमार्क्स क्या थे जजेस के, फिर जो सियासतदानों ने बाद में बयान दिए वो बाद में लेके चलते हैं। तो उसके लिए रब्ता किया हमने इमरान वसीम से, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और मुझे बता रहे थे कि आज कार्रवाई लिखते लिखते 40 सफ़े उन्होंने जो है वो लिख डाले। लिखे, हाँ, इतनी ज़्यादा को भेजने के लिए। हाँ, इतनी ज़्यादा गुफ्तगू हुई वहाँ पर, रिमार्क्स हुए, दलाइल हुए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब। अजमल जामी। अच्छा भाई, जरा खलासा बताइए जनाब, आज क्या हुआ और सारा दिन कार्रवाई जारी रही? जी बिल्कुल, 9:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी और तकरीबन 1 बजे तक जारी रही। और जो नए वकील थे तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने आज नहायती पुरएतमाद अंदाज से अपने दलाइल दिए और अदालत ने भी उनको भरपूर मौका दिया कि वो तहम्मुल के साथ अपने दलाइल दें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनको कहा कि आप अपना केस अदालत के सामने पेश करें, हमें अगर जहां पर जरूरत होगी आपसे सवाल पूछेंगे। आज अपने दलाइल में तहरीक इंसाफ के जो वकील थे नईम बुखारी, उन्होंने ये अपने दलाइल से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि जो जद्दा में जो स्टील मिल कायम की गई थी वो एक खसारे का सौदा था, घाटे का सौदा था, जहां से शरीफ फैमिली को कोई एक टके का भी मफाद या फायदा नहीं हुआ। और इस हवाले से जो बताया जा रहा है, कतरी खत्मे के इस स्टील मिल को फरोख्त करके उन्हें 12 मिलियन दिरहम मिले। तो इस हवाले से नईम बुखारी का ये कहना था कि जब ये स्टील मिल 1980 में फरोख्त की गई तो इसके वाजबात 36 मिलियन दिरहम के थे, जबकि ये स्टील मिल 33 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। तो 12 मिलियन जो दिरहम थे वो कहां से आ गए? और अदालत के सामने उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया कि कतरी खत में ये कहा गया है कि जो 12 मिलियन दिरहम इस स्टील मिल की फरोख्त से हासिल हुए, उसके जरिए कतर में रियल एस्टेट में सरमायाकारी की गई और उसके बाद इसी सेटलमेंट के जरिए उन्हें लंदन के फ्लैट मिले। और उन्होंने ये अदालत को बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने बयानात दिए हैं उसमें तजाद है। प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं कि जो दुबई की स्टील मिल फरोख्त करके उन्होंने जद्दा की स्टील मिल लगाई, जबकि वो बाद में कहते हैं कि जद्दा की स्टील मिल फरोख्त करके लंदन के अपार्टमेंट लिए। तो ये बहुत सारे तजादात हैं अदालत के सामने, अदालत इनका जायजा ले। तो अदालत ने भी इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात हैं, कौम से जो खिताब किया है, जो अदालत में मौके पर आया, उनमें बज़ाहिर तजाद लगता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक मौके पर कहा कि लंदन के जो फ्लैट्स हैं वो जद्दा स्टील मिल करके फरोख्त करके जो है वो खरीदे गए, जबकि कतरी खत ये कहता है कि जो लंदन के अपार्टमेंट थे वो उस सरमायाकारी से खरीदे गए जो कि कतर के अंदर अल्सानी खानदान के रियल एस्टेट के बिजनेस में की गई थी। जबकि नईम बुखारी ने अदालत को यह भी बताया कि ये जो फ्लैट्स है 1993 से 1996 के दरमियान खरीदे गए, और अगर ये मियां शरीफ ने भी खरीदे थे तब भी इसका जो बेनिफिशियल ऑनर है वो शरीफ फैमिली भी है। और इस हवाले से जब उन्होंने एक लंदन के एक अखबार डेली गार्डियन का हवाला देना चाहा तो उसके ऊपर अदालत ने उन्हें कहा कि आप अखबारी तराशों के ऊपर रिलाई ना करें। तहरीक इंसाफ का जो केस है वो अखबारी तराशों का नहीं है। अगर आपका क्लाइंट का ये आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपने अखबारी तराशों को प्रेस करना है, उन पर जोर देना है और इन्हीं अखबारों तराशों को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो फिर अपने क्लाइंट से ये भी कह दें कि उनके हवाले से भी पिछले को 20-30 साल से अखबारों में मुख्तलिफ खबरें शाया होती रही हैं, क्या हम उनको भी दुरुस्त तस्लीम कर लें। तो इसके बाद इमरान खान जो कि कमरा अदालत में ही मौजूद थे वो उठे और उन्होंने अपने वकील के कान में जाके कुछ कहा, जिसके बाद वो अखबारी तराशों का जो मामला था उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वकील दस्तबरदार हो गए। और अदालत की कार्रवाई जो है जब 1 बजे खत्म हुई तो नईम बुखारी ने अदालत को यह भी बताया कि जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसकी बेनिफिशियल ऑनर जो हैं वो मरियम नवाज हैं, और जो हुसैन और मरियम नवाज के दरमियान ट्रस्ट डीड हुई है वो भी कानूनी है, उसकी भी कानूनी हैसियत पर जो सवालिया निशान है। लेकिन अदालत ने उनको एक बार फिर कह दिया कि आपको ये साबित करना होगा कि लंदन के जो अपार्टमेंट हैं जिन्हें शरीफ फैमिली ओन करती है, हुसैन नवाज ने कहा है उनके हैं, आपको ये साबित करना होगा कि ये 2006 से पहले शरीफ खानदान की मलकियत थे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मीडिया के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन देने की बात की गई थी वहां पर, वो क्या मामला था? जी बिल्कुल, एक दरखास्त गुजार जो कि तारिक असद हैं, जो कि सबसे पहले दरखास्त गुजार हैं पनामा लीक के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता समाज के बाद जिस तरह से हामिद खान के ऊपर तनकीद की गई, बड़े कदावर कानूनदान हैं, बड़े सीनियर कानूनदान है, मीडिया पर तनकीद करने के बाद वो इस केस से अलग हो गए, तो ये मामला जो है तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इस हवाले से मीडिया को कोई इंस्ट्रक्शन जारी की जाए, तो अदालत ने उस केस के ऊपर ये हिदायत जरूर जारी की है कि सस्ती शोहरत के लिए जो है वो इस तरह की सनसनी ना फैलाई जाए और मीडिया जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। तो नईम बुखारी साहब की ऊंचा बोलने पर भी कोई बात हुई है? शायद हमने टिकर्स में देखा।
जी बिल्कुल, वो काफी जो है ना लाउडली अपने दलाइल दे रहे थे, बल्कि उन्होंने गुज़िश्ता समाज के ऊपर इसी तरह से दलाइल देने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी और शेख अजमत सईद के दरमियान जो है वो थोड़ी सी तलब कलामी हुई थी। आज इस मामले के ऊपर उन्होंने जैसे शेख अजमत सईद से मादरत भी की है कि गुज़िश्ता समाज के ऊपर जो तलब कलामी हुई है उसके ऊपर मैं माजरत करता हूँ। तो जैसे शेख अजमत सईद जो कि अमूमन उनकी ये रवायत रहती है कि वो मज़हब में गुफ्तगू करते रहते हैं, तो उन्होंने रिवर्स में बैक में उनको कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इस तरह की अटेम्प्ट दोबारा भी कर सकते हैं मेरे ऊपर तलब कलामी के हवाले से। एक वजाहत और कर दीजिए, वक्त की कमी भी है, कि तारिक शफी साहब का भी जिक्र हुआ उनके दस्तखत के बारे में। क्या नईम बुखारी साहब ने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने वो दस्तखत किए, या उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह दस्तखत ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, जब ये तारिक शफी के दस्तखतों के हवाले से और जब दुबई फैक्ट्री के फरोख्त के हवाले से बात हो रही थी, तो नईम बुखारी ने ये कहा कि जो बयान हल्फी पे दस्तखत हैं तारिक शफी के वो मुख्तलिफ हैं, और जब ये फैक्ट्री फरोख्त की गई 1980 में तो उस वक्त तारिक शफी के जो दस्तखत हैं वो मुख्तलिफ हैं, और उस वक्त शहबाज शरीफ बतौर नुमाइंदा भी वहां पर पेश हुए थे, लेकिन दस्तखत तारिक शफी के ही हैं। तो अदालत ने ये रिमार्क जरूर दिए थे कि बज़ाहिर जो दस्तखत हैं तारिक शफी के बयान हल्फी के ऊपर और जो फरोख्त का जो मुआहदा है फैक्ट्री की उसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनमें कोई भी जो है मुमातलत नजर नहीं आती। तो उसके ऊपर नईम बुखारी ने यह कहा था कि मैं ये नहीं कहना चाहता था कि ये जो तारिक शफी के दस्तखत हैं शहबाज शरीफ ने की हैं, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि तारिक शफी के दस्तखत नहीं है, ये वहां पर शहबाज शरीफ ने अपने ये दस्तखत तारिक शफी के खुद किए। ठीक है इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। शाम साहब, बहुत सी बातें एक ही दम ब्रेक ले लें, कह रहे हैं कि टाइम ऊपर हो गया इस जंग का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर खान साहब का बयान भी, अरबी तक की जो कार्रवाई सुनाई हमें इमरान सईद वसीम ने, उस पर तबसरा शामी साहब का एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, बयान सुनाने से पहले सवाल यह है कि सुने आपने प्रोसीडिंग इमरान वसीम की ज़ुबानी, को लगता है कि नया रुख इख्तियार कर रहा है केस? नहीं, कोई नया रुख इख्तियार नहीं कर रहा, वो अपने दलाइल दे रहे थे कि जब मुकदमा चलता है ना तो एक वकील जो है वो ये कह रहा होता है, यानी कत्ल का मुकदमा है तो मवाद मुकदमे का एक ही होता है, एक वकील ये आर्गू कर रहा होता है कि मुल्ज़म के खिलाफ जुर्म साबित हो गया, ऐसे फांसी की सजा दी जाए, और दूसरा वकील आर्गू कर रहा होता है कि जनाब बेगुनाह है, ये इसको बरी किया जाए। हाँ। तो ये वकला के जो दलाइल हैं वो जितने भी जोरदार हों, आप उनको जज का फैसला नहीं करार दे सकते। तो आज जो नईम बुखारी साहब ने गुफ्तगू की है वो उनके दलाइल हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात को और सिरों को जोड़ा है। अब तारिक शफी साहब के मसलन दस्तखत को देख लीजिए, ये तारिक शफी साहब कज़न है मियां नवाज शरीफ साहब के। अच्छा जी, अब ये है कि आज चूंकि यौम तासीस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 49वां, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त डाइस पर आ चुके हैं और वो खिताब करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। 1967 में मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को लाहौर ने मोहब्बत दी थी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लाहौर से ही इनकलाब ले आया। 1986 में मेरी मां को लाहौर ने बेनजीर इस्तकबाल दिया, और इसीलिए हमने लाहौर को चुना है, लाहौर को चुना है बिलावल के इनकलाब के लिए। मेरी बहनों, भाइयों और जियालों, आज हम सब मिलकर लाहौर में पार्टी का 49th एनिवर्सरी मना रहे हैं। लाहौर जो दाता की नगरी है, लाहौर जो पाकिस्तान के दिल की धड़कन है, लाहौर जो तरक्की पसंदों का शहर था, लाहौर
जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बर्थ प्लेस है। लाहौर, लाहौर की एक और पहचान भी है, और वो पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहांगीर बदर था। जो आज हम में मौजूद नहीं है, मगर वो हम सब के दिलों में जिंदा है। जहांगीर बदर जिदोजहद, दिलेरी और वफादारी की एक मिसाल थे, जो हमेशा याद रहेंगे। मैं आज का यौम तासीस जहांगीर बदर के नाम करता हूं। लोगों याद रखो, 10 अप्रैल 1986 को जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटी थी, इसी शहर लाहौर में आई थी। दुनिया ने किसी लीडर का इससे बड़ा इस्तकबाल इससे पहला नहीं देखा था। पाकिस्तानी अवाम का समंदर लाहौर में मौजें मार रहे थे। दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है, दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जिसने इतनी कम उम्र में आमरों का मुकाबला किया? क्या आप नहीं जानते कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अवाम के उस समंदर रावलपिंडी ले सकती थी? अगर वो पिंडी में धरना देती थी तो फिर क्या होता? मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी चौक पर धरना नहीं दिया, उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने किसी रियासती इदारे पर हमला नहीं किया, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिर्फ सियासतदान नहीं थी, एक बेनजीर लीडर थी। वो लाहौर आई थी और एक नज़म पढ़ी थी। मैं आज वही नज़म यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा चेंजेस के साथ। उस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, जो जुल्म की कोख से जनते थे, इंसानी खून से पलते थे, जो नफरत की बुनियादें थीं और खूनी खेत की खादें। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब आप सुन रहे थे, और इससे पहले हम पनामा केस की समाअत का जिक्र कर रहे थे। लेकिन शाम साहब, पहले बिलावल साहब की जो अभी तक पनामा केस के बारे में से इतना अर्ज करना था कि देखिए, तारिक शफी साहब जो बात हम कर रहे हैं, वो कज़न है नवाज शरीफ साहब के, हाँ जी, चचाजाद भाई। अब तो उनके बेटे जो हैं, उन्होंने इम्तिहान पास किया, बैरिस्टर बने हैं, तो लंदन में है इस वक्त, और मिठाई भेजी है उन्होंने उसकी। अच्छा। तो वो देखिए, अगर दस्तखत जो है ना, अगर वो इनकार कर दे कि मेरे दस्तखत नहीं है, तो बात बनती है, तो फिर तो बात बनती है। कोई दूसरा दस्तखत अगर यानी वक्फा पड़ गया है एक, तो दस्तखत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई दलील, अगर जब तक वो मान रहे हैं कि दस्तखत उनके हैं, उस वक्त तक उनको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये सारी गुफ्तगू कर ली है नईम बुखारी साहब ने जी,
आधा पौना घंटा वो और मजीद लेंगे 7वीं समाअत, 8वीं उसके बाद अकरम शेख साहब आएंगे मैदान बारी में आएगी। और सलमान भट्ट साहब आएंगे। ठीक है। सलमान भट्ट साहब वजीर आजम के वकील हैं, अकरम शेख साहब उनके बच्चों के वकील हैं। अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनके दलाइल जो हैं उनका जवाब दें। ठीक। जो इमारत उन्होंने खड़ी की है उस पर वो अपना कुल्हाड़ी लेकर चढ़ दौड़े और उसको गिराएं। चलें जी। और फिर उसके बाद देखेंगे क्या कि किस पलड़े में कितना वजन है और फिर अदालत का फैसला आएगा तो फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। चले जी, बिलावल साहब का जिक्र भी अधूरा रह गया और इस मामले में पनामा केस के हवाले से खान साहब आज बड़े मुतमईन नजर आए। उन्होंने दावा भी किया, वो क्या था, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब मैं जिक्र कर रहा था खान साहब का कि आज बड़े मुतमईन नजर आए और एक दावा भी उन्होंने कर दिया, तो वो जरा देख लें क्या उन्होंने कहा था। देखिए जी। सारा केस जो बिल्डअप किया हुआ था नवाज शरीफ ने कि कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स खरीदी गई, वो सारा केस एक ही डॉक्यूमेंट से ख़त्म हो गया। आज केस ख़त्म हो गया इनका। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, असेंबली में कहा था। वो कोई डॉक्यूमेंट्स आज अदालत ने कहा, जजेस ने कहा हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। जद्दा की मिल की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई वो जो कतरी का है वो भी सारी कहानी निकल रही है। वो पूछ रहे हैं कतरी का ये कतरी किधर से आ गया, कौन सी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं है। ये सारी कहानी इनके ज़हनों में, गुमान में भी नहीं था कि ये अदालत में जाएंगे। इन्होंने पार्लियामेंट में वो कहा जी मैंने सारे कागजात दे दिए हैं, इन्होंने समझा पार्लियामेंट में रहेगा। तो अब लगे हाथों फिर दानियल अजीज साहब भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं आप, क्योंकि बराबर तो कर देना आप। बराबर हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे सो हम करेंगे। देखिए दानियल अजीज साहब ने क्या कहा इससे पहले। आज इन्होंने जो केस बनाया है वो ना करप्शन का है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का है, ना टैक्स इवेजन का है, ना असासे छुपाने का है। आज जो उन्होंने केस बनाया है खुसूसन वज़ीर आज़म के हवाले से, वो गलत बयानी का है। वो सारी बात उधेड़ चपेड़ के लपेट के फेंक दी जो आवाम को बताते रहे, और आज आके एक बिल्कुल नई राम कहानी इन्होंने पेश कर दी है कि जनाब ये सारा का सारा केस जो है गलत बयानी का है। और गलत बयानी क्या है कि जहाँ पर एक जुमला है वज़ीर आज़म की स्पीच, वो भी सिलेक्टिव रीडिंग की है, तोड़ मरोड़ के उन हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की है। 3 तकरीरों, एक पार्लियामेंट में और दूसरी जो 2 कौम को एड्रेस थे जो इनके मनपसंद और मन गढ़ंत हैं। वाज़ेह तौर पर आज एक शिकस्त का समा रहा है पिटिशनर के लिए, और बुखारी साहब ने कोई ऐसा नुक्ता नहीं पेश किया, किसी किस्म का ऐसा नुक्ता नहीं पेश किया जिसमें जो मौक़िफ़ है हुसैन नवाज साहब का कि 2006 के बाद ये मालिक बने, कि वो उससे पहले के कोई सबूत बार बार पूछने के बावजूद और अपने तमाम मौक़िफ़ से ये फरार हो चुके हैं। दोनों का यही कहना है कि जी हम जीत गए आज। तो फिर इंतजार करना चाहिए, वगरना फिर अदालत में जाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, इसमें नईम बुखारी साहब को मेरे ख्याल दाद के मुस्तहिक हैं। आज उनसे रिपोर्टर्स ने बड़ा इसरार किया कुछ कहें। उन्होंने कहा कि ये मेरी आदत है कि मैं केस के बारे में अदालत के बाहर कुछ नहीं कहूँगा, कोई और बात कर लें। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप कतरीना कैफ की बात सुना दें। तो उन्होंने कहा यार बड़े दिनों से मिली नहीं। बिल्कुल ऐसी आप देखिए, वकील भी ज़ेर समाअत मुकदमों के बारे में नहीं बोलते, और जज भी अपने, मैंने जस्टिस अनवारुल हक उनसे मेरी बड़ी मुलाकात थी। मैं भुट्टो साहब का जो केस था उसके बारे में बड़े उनसे सवाल करता था, कुरेद पड़ताल करता रहता था। वो कहते देखें हमारा जो कुछ हमने फैसला करना था वो लिख दिया है, वो मौजूद है। आप जज अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं, जज जुबान से नहीं बोलते। वाह। तो कोई गुफ्तगू उन्होंने इस मुकदमे पर नहीं की, बल्कि मैंने तो उसका तर्जमा पूरा कराया और फिर अपने हफ्तरोज़ा में छापा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ताकि लोग भी उसको पढ़ लें, क्योंकि लोग पढ़े बगैर राय कायम करते हैं। तो बहरहाल ये अब जो फैसला जो अदालत का आएगा तभी हम कहेंगे कि किस करवट ऊंट बैठा है। इमरान खान साहब को क्योंकि खुर्शीद शाह साहब और पीपल्स पार्टी के लोग ताने देते रहते हैं कि उनको अदालत में नहीं जाना चाहिए था, तो उन्होंने बताया कि अदालत में जाके तो मैंने कमाल कर दिया। हालांकि ये जो मामलात हैं ये इनका तस्फिया पार्लियामेंट में नहीं हो सकता,
ये पीपल्स पार्टी का वैसे बिलीव है ये, पार्लियामेंट में तो मेजोरिटी है मुस्लिम लीग नून की, वहां पे क्या कर सकती, लेकिन इसलिए ये मामले अदालतों में ही फैसला हो सकते हैं, वही फैसला होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि आज मवाद बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम है, वक्त तो कम हो चुका है। लाल चौधरी साहब का एक बड़ा दिलचस्प बयान है, फिर आबिद शेर अली साहब हैं, फिर मौला बख्श जल्दी से कर दें आप जो कुछ करना है, तो फिर अपटमा भी आनी है। तो पहले लाल चौधरी साहब का मुख्तसर देखिए क्या कहते हैं। आपने वकील बदल कर अदाकार कर लिया, क्योंकि जब सबूत ना हो तो फिर सिर्फ ड्रामेबाजी और रंगबाजी रह जाती है। और आप कहते हैं मैं फिल्म बनाऊंगा। खान साहब आप शौक से फिल्म बनाएं, नवाज शरीफ पर बनने वाली फिल्म तो हर घर का बच्चा भी देखेगा, और अगर आप पर फिल्म बनी तो दुनिया भर में शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आपकी फिल्म तो दिखाने के काबिल नहीं। खान साहब आप पर फिल्म बनेगी तो दुनिया शर्मिंदा होगी, क्योंकि आपकी फिल्म ये एक और बयानिया था दस्तावेज फिल्म जो रिलीज करनी थी। अच्छा, आबिद शेर अली साहब ने तो एक ही झटके में उन्होंने तमाम अपोजिशन को ले डूबे। आबिद शेर अली साहब में मुकाबला है। हाँ जी तो दिखाएं उनकी क्या, उनको भी सुना दे। वो तो बिलावल भुट्टो पे बरसे होंगे ना, सब पे जी। अच्छा। किसको छोड़ा उन्होंने, चलिए देखिए जी। आबिद शेर अली साहब ले ले आप। आंटी अयान अली ने अरबों डॉलर लेकर गए और पता नहीं कितनी मरतबा लेके गए, और उसके बाद इनके अंकल जो शर्जील अंकल हैं अरबों रुपए लेकर गए, इनके घरों से 3-3 अरब रुपए निकले, लेकिन उसका एहतसाब बिलावल साहब आपको देना पड़ेगा। आपके अंकल टप्पी मुजफ्फर टप्पी जिसने खरबों रुपए कमा के आपके लेकर गया पाकिस्तान से लूट के, किसके नाम से? आप अंकल टॉम क्रूज बनकर आए हैं, किसी को चाचा पुकारते हैं, किसी को अंकल पुकारते हैं, किसी को फुप्पी पुकारते हैं। लिहाजा आपसे कौम एहतसाब मांगेगी। आप इंशाअल्लाह ताला आप अपने वालिद साहब को लाए ना, पाकिस्तान क्यों नहीं लाते? किस चीज का डर है उस शख्स को? अगर करप्शन नहीं की तो आए पाकिस्तान के अंदर। शेख रशीद का लाल हवेली से सियासी जनाजा निकलेगा। जवाब में मौला बख्श चांडियो, चलिए उनको भी तुलने। जब आपने यानी ये रबीउल अव्वल जो है, हाँ। उसका चांद तुलू हुआ है, हाँ। तो ये सारे लवाजमत आप दिखा रहे हैं। तो सर अब देखिए, हमारा धंधा तो सुबह से जारी था, कैसे रोक सकते हैं? देखिए जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कहता हूं, अपने इस बदज़बान रिश्तेदार वजीर आबिद शेर अली को रोके। ये लबो लहजा तलखियां बढ़ाएगा। सियासी इख्तिलाफात को लड़ाई में तब्दील ना करो, गालियां मत दो, खानदानों पे बात ना करो, हम जानते हैं आपको भी। अब ताज़ा खबर भी सुन लें। वज़ीर आज़म साहब ने चांडियो साहब की सुन ली है। उन्होंने आबिद शेर अली साहब को कहा है कि जनाब आप गैर ज़रूरी बयान से परहेज करें। अब गैर ज़रूरी की तफसील क्या होगी? आप वो समझ सकते हैं, आबिद शेर अली साहब समझेंगे तो बहुत ज़रूरी बयान आता है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इससे कुछ ना कुछ लड़ाई थम जाएगी। वैसे दोनों जो जमातों के रहनुमा हैं माशाल्लाह नहले पर दहला हैं, एक से बढ़कर एक है, क्योंकि गुफ्तगू जो है उसके अल्फाज पर यानी असलूब पर काबू तो किसी का भी नहीं है, और साबित भी कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और बहुत से अहम इश्यूज हैं जुड़े हुए एप्टमा और घी मिल्स के हवाले से, उसकी तफसील आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने भी एहतजाज की तैयारी पकड़ ली है। एप्टमा ने कहते हैं हर मंगल को एहतजाज होगा अगर भारत से धागे और कपड़े की दरामद पर पाबंदी और बिजली और गैस की कीमत कम ना की गई तो। फैसलाबाद में भी हंगामा है। और नहीं, फैसलाबाद से मैंने पूछा मोहिउद्दीन साहब से, वो कहते हैं वो मिलें इसलिए बंद हैं कि हर साल इस महीने में गैस की लोड शेडिंग होती है, तो वो उस वजह से बंद है। लेकिन इस दफा तो लोड शेडिंग नहीं होगी ना, इस दफा तो LNG मिल जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि जो घी मिले हैं, हाँ। वो भी एहतजाज कर रही पंजाब में। वो कह रहे हैं फूड अथॉरिटी ने सैंपलिंग ली है, जो कि इनका डोमेन ही नहीं है। फूड अथॉरिटी है, जी पंजाब फूड अथॉरिटी, उसके चेयरमैन बन गए अब नूरुल अमीन महंगल साहब। हाँ जी। और उन्होंने वो कहते हैं कि सैंपलिंग इस तरह की है जो गैर कानूनी है, उनको बताया नहीं गया, उनको एतमाद भी नहीं लिया गया, कि ये उनकी और एक तरफा कार्रवाइयां की गई हैं और उनकी डोमेन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब को ये घी वालों को बुला के
और बात कर लेनी चाहिए इनसे। नहीं, उन्होंने मेंगल साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा आपसे हम कैसे बात करें, आप तो पार्टी। लेकिन ये वजीर आला जो है या वजीर सनत जो है वो ये बुला के बात कर लें और ताकि इस मसले को हल किया जाए। अच्छा, गौर एजाज साहब आ गए हैं। जो अगर जो शिकायतें हैं वो भी यानी ठीक होनी चाहिए, घी भी साफ सुथरा बनना चाहिए, और लेकिन उनकी बात भी सुननी चाहिए। ठीक है, गौर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन एप्टमा के मारूफ बिजनेसमैन भी। अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। गौर साहब वालेकुम सलाम जी। अब इसहाक डार साहब बीच में आ गए थे और वक्त हो गया बहुत कम, तो आप जरा 1 2 3 अपने मुतालबात बता दें, अब डिस्कशन बाद में होगी फिर। जी शामी साहब, इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला पंजाब में सनत को पेश आ गया है वो ये है कि इस वक्त पंजाब की सनत जो है वो नेचुरल गैस, ठीक है जी, वो LNG पर है, वो LNG पे है। LNG की जो कीमत फिक्स हुई है वो 930 रुपए पर MMBTU हुई है। ठीक है जी, जिससे सनत जो है अपने पावर प्लांट से बिजली बनाती है और प्रोसेसिंग के लिए गैस इस्तेमाल करती है। तो 10.5 रुपए पड़ती है बिजली है जी, तो 10.5 रुपए उसकी बिजली पर। और ECC में फैसला हो गया है जुमेरात को, ठीक है जी, इसहाक डार साहब ने चेयर की है, उन्होंने फैसला किया जो नेचुरल गैस है उसका रेट उन्होंने 600 रुपए था पर MMBTU, उसका रेट जो है उन्होंने 400 रुपए कर दिया, 200 रुपए कम कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2016, मतलब 5 महीने पुरानी तारीख से। CNG का रेट कम हो गया है, 400 रुपए हो गई है, और वो ज्यादातर सिंध में इस्तेमाल होगी, जो वो सिर्फ सिंध में इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है, क्योंकि पंजाब गैस जो है वो बनाता नहीं है। ठीक है, ये गैस शॉर्टेज है पंजाब के अंदर, जो गैस आती है सिस्टम की वो सिर्फ जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर को मिलती है। अच्छा, 200 रुपए जो सरचार्ज था इसके ऊपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो भी खत्म कर दिया मेघा सिंध हाई कोर्ट ने। जी, हुआ ये कि इसको बैलेंस ऐसे किया हुआ था कि 600 रुपए कीमत थी सिस्टम की, 200 रुपए हुकूमत ने GIDC लगाया हुआ था जो कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, तो ये टोटल मिला के 800 बनता था। और यहाँ पे पंजाब में जो है सनत को गैस 930 रुपए में दे रहे थे LNG, तो ये फर्क था 130 रुपए का। यानी सिंध में 800 रुपए पड़ रही थी और आपको 938 रुपए पड़। अब ये है आपको आप वहीं के वहीं रहे और उनको ये गैस हो गई 400 रुपए। 400, उनको 200 रुपए का जो है वो GIDC का मुकदमा जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो GIDC को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया, और 200 रुपए डार साहब ने ECC में जो है वो उसका रेट भी घटा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंध की सनत है उसमें हम बड़े खुश हैं कि हुकूमत ने जो है उनकी बात और इंडस्ट्री की बात मान के उसकी बिजली की कॉस्ट 5 रुपए कर दी। बट पंजाब साहब अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया। गौर साहब अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया, आपसे इंशाल्लाह फिर किसी और दिन बात होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हामिद वहीद साहब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति एसोसिएशन के, वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने मसाइल का जिक्र करना था, लेकिन ये कल या उनका मसला तो अब यही है कि हुकूमत पंजाब जो है उनसे गुफ्तगू करे ताकि कुछ तेल का यानी घी का बहरान पैदा ना हो जाए सप्लाई बंद होने से। बिल्कुल एक और मसला पैदा होगा। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आज तकरीर है और फिर हमने सवाल पिछले 2 दिन से उठा रहे हैं, क्या वो रेडी हैं पार्लियामेंट में बहसियत अपोजिशन लीडर आने के लिए? जी, वो कल करेंगे। और फिर फिदल कास्त्रो एक अहद एक नजरिया, उनका इंतकाल हुआ, उनकी शख्सियत पर भी कल बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।